आपको सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां बंगाल चुनाव से लेकर गोलघर पार्किंग विवाद तक आदित्य गुप्ता से खास बातचीत हुई। एसआई न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता आदित्य गुप्ता, जो पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं कुछ मुद्दों पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका एसआई न्यूज में। और पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और आप उद्योग व्यापार मंडल में क्यों आए? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, पिछले 27 सालों से विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हुए भाजपा की राजनीति कर रहा हूं, और इधर महाराज जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से गोरखपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर में आमूल-चूल परिवर्तन हो रहे हैं। तो जब चीजें डेवलपमेंट के श्रेणी में होते हैं तो बहुत सी समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती है, रुकावटें आती है, बाधाएं आती है। उसमें सबसे अधिक प्रभावित व्यापारी होता है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए व्यापारी हितों में काम करने के उद्देश्य से मैं व्यापार मंडल में सक्रिय हुआ हूँ। मैं पिछले 10-12 साल से महानगर अध्यक्ष रहा हूँ, क्योंकि 10-12 इधर मैं काफी तेजी से व्यापार मंडल के माध्यम से व्यापारी हितों को साधने का काम कर रहा हूँ। तो ये बताइए, विरासत गलियारा और अड़ाव फाटक रोड, इस पे जब से ये निर्माण कार्य हो रहा है, जो मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, इस पे जो कार्य में लापरवाही हो रही है, जिससे व्यापारियों को बहुत दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, उसके लिए आपका संगठन क्या कर रहा है? देखिए, हम लोग विभिन्न मंचों से, विभिन्न सरकारी प्लेटफॉर्म से व्यापारी समस्याओं को उठाते रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। सारे व्यापारी उसमें सहयोग कर रहे हैं, उत्साहित है, रुचिकर है, और निश्चित रूप से जब यह विरासत गलियारा बनकर तैयार होगा तो ये गोरखपुर के माथे पर बिंदी का कार्य करेगा। लेकिन निर्माण कार्य की गति धीमी पड़ जाती है। फिर हम लोग उसको अधिकारियों से बातचीत करके प्रेशर बना के उसको तेज करते हैं, लेकिन निचले स्तर के अधिकारी बार बार उसमें लापरवाही बरतते हैं। आप देख रहे होंगे, कहीं किसी दुकान के आगे हार्डिल का पूरा ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ है, उसकी दुकान छिप गई है। 6 फीट का ट्रांसफार्मर है, 5 फीट की उसकी दुकान है, उसकी दुकान नहीं नजर आती है। कहीं देखिए आप, पानी का फ्लो बहुत ज्यादा है, पानी की निकासी नहीं हो रही है। कहीं कहीं पानी के पीने के पानी का पाइपलाइन 2-2, 3-3 दिन तक बंद रहा। हम लोग के बहुत कहने पर स्टार्ट हुआ। अभी आपने देखा होगा, आर्य नगर में एक बोलेरो गाड़ी गड्ढे में घुस के गिर गई थी। कुल मिलाकर, या किसे कहा जाए, ठेकेदार को कहा जाए या उस निर्माण खंड 2 के अधिकारी को कहा जाए, किनके नाते नागरिक सुविधाओं की अनदेखी हो रही है। जब जब नागरिक सुविधाओं की अनदेखी होगी, जब जब व्यापारी हितों की अनदेखी होगी, तो व्यापार मंडल उस पर मुखर होकर अपनी आवाज उठाएगा। तो इसी तरह का कुछ मामला जो गोलघर में था, जिसके कारण कुछ व्यापारी वर्ग जो है बंदी का आह्वान किए थे, ये क्या मामला था? इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? बिल्कुल, गोलघर में पार्किंग की समस्या सबसे बड़ी है, और नागरिकों को भी जागरूक होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों को भी नागरिकों से सहयोगपूर्ण रवैया अपनाना चाहिए। बार बार उनके 2 व्हीलर्स गाड़ियों को जो व्हाइट लाइट के अंदर रहते हैं, उनको नगर निगम के पार्किंग कर्मचारियों द्वारा टांग लिया जाता है। उसके बाद यदि वो लोकल है तो उसे तो ये पता है कि ये गाड़ी पार्किंग स्थल पे गई होगी, लेकिन बस्ती, खलीलाबाद या सिद्धार्थ नगर जैसे जनपदों से आने वाले जिनको ये जानकारी नहीं है कि हमारी गाड़ी कहाँ गई, अगर गाड़ी वहां से उड़ जाती है तो उसकी गाड़ी कहाँ गई उसको पता नहीं चलता है। एक बार तो वो धक्का उसको लग जाता कि कहीं गाड़ी चोरी तो नहीं हो गई। हम इसका विरोध करते हैं कि अगर आप गाड़ी उठा रहे हैं तो उसकी जानकारी गाड़ी उठाने वालों को, गाड़ी इसकी गाड़ी है उसको हो। दूसरी चीज है कि आखिर अगर कस्टमर, ग्राहक सामान खरीदने गोलघर जाएंगे तो वो अपनी गाड़ी खड़ी कहाँ करेंगे? गाड़ी खड़ी करेंगे, सामान खरीदेंगे, तभी तो दुकानदारी होगी, तभी तो व्यापार बढ़ेगा। तो इस नाते हम लोग का बार बार ये विरोध रहा है कि व्हाइट लाइट के अंदर जो गाड़ियां 2 व्हीलर खड़ी होती है उसका चालान ना हो। इसके अतिरिक्त 4 व्हीलर गाड़ियों पे
लॉक लगा दिया जाता है, उसका हम विरोध करते हैं। फिर इसके बाद ई रिक्शा का संचालन वहां बंद है गोलघर में। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ई रिक्शा से आना जाना चाहते हैं, उनके पास अपने साधन नहीं है या किन्हीं कारणों से वे घर से अकेले ही महिलाएं निकल आती हैं, उनके लिए पथ संचलन ई रिक्शा की व्यवस्था होनी चाहिए, वह बंद है। उसके बाद तमाम जगहों पे टॉयलेट की कमी है, हमने इन मुद्दों को वहां रखा हुआ है। फिर पार्किंग स्थल जो वहां बने हुए हैं वो पार्किंग स्थल बहुत गंदे हैं, साफ सुथरे नहीं है, उनको साफ सुथरा किया जाए, उसका रख रखाव सही ढंग से किया जाए। अभी आप देखिए जलकल बिल्डिंग में 4 मंजिला पार्किंग बनी है, 4 मंजिला पार्किंग में 3 मंजिल तो दुकानदारों को दुकानें दे दी गई है, वो व्यवसायिक स्थल हो गया है। तो चौथे मंजिल से जब गाड़ियां उतर के आती है तो दुकानें रहेंगी तो बट नेचुरल है कि वहाँ कस्टमर भी रहेंगे, भीड़ भाड़ होगी। तो गैलरी में से वाहन चालक अपना वाहन कैसे निकालेगा? और मेरे जैसे जो लोग हैं वो तो मान लीजिए नौजवान है, गाड़ी निकाल लेंगे, लेकिन जो बुजुर्ग है या जो बहुत ज्यादा अनुभवी चालक नहीं है, वह उसके ऊपर से गाड़ी लेकर आएंगे, किस प्रकार लेके आएंगे, कैसे लाएंगे, ये एक जटिल समस्या है। इन्हीं सारी मांगों को लेकर गोलघर में व्यापारियों के कुछ हिस्सों ने बंदी का आह्वान किया था, जिसे हम लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकर लगातार 3-4 जैसे हम लोग पहले एक गोलघर के होटल में एसएसपी महोदय, एसपी सिटी, एसपी ट्रैफिक जी, एडीएम सिटी साहब और अपर नगर आयुक्त के साथ गोलघर के व्यापारियों ने एक बड़ी बैठक करके जो है समस्याओं के निस्तारण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया था। उसके बाद एसपी ट्रैफिक के वहां भी हम लोग बैठे, डीएम साहब ने हम लोगों को स्वतः संज्ञान लेते हुए हम लोग को अपने ऑफिस में बुलाया और समस्याओं से अवगत होकर उसके निदान का पूर्ण आश्वासन दिया। हम लोगों ने कहा था कि जो व्हाइट लाइन के किनारे जो 2 व्हीलर्स गाड़ियां खड़ी होती हैं उनके बॉक्स बनाए जाए, ठीक है, और बेहतर व्यवस्था बनाई जाए पार्किंग की। जो व्यापारियों के स्टाफ है उनकी गाड़ियां पार्किंग स्थल में खड़ा होने के लिए रियायती दर की व्यवस्था हो, ऐसे तमाम मांगे थे। या टॉयलेट की व्यवस्था नहीं हो, महिला टॉयलेट या पुरुष टॉयलेट या कॉमन टॉयलेट, ऐसे तमाम चीजों के 10 सूत्री मांगों को हम लोगों ने डीएम साहब को रखा था। उस पर उन्होंने तुरंत 7 मांगों को तुरंत मान लिया है और 3 मांगों पर स्थिति बन रही है। इसके अतिरिक्त अभी 3 दिन पहले गोलघर व्यापार मंडल में ये एक बैठक हुई है, उसमें व्यापारियों से 2 अन्य सुझाव हम लोगों के पास आए हैं। इस प्रकार अभी तक 12 मांगे हम लोगों की हो चुकी है। अब अगली बार जब प्रशासनिक अधिकारियों से डीएम साहब से हम लोग की बैठक होगी तो हम उस विषय पे फिर पुनः चर्चा करेंगे। एक मुद्दा जो है बार बार आ रहा है कि हवा फाटक रोड का निर्माण कार्य जो है बहुत स्लो गति से हो रहा है, धीमी गति से हो रहा है। तो क्या ऐसा है कि ये पिछड़ा व्यापारी वर्ग होने के नाते ऐसा हो रहा है या कोई और वजह है? देखिए, ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि गोलघर और विरासत गलियारा की अपेक्षा हड़हवा फाटक का मार्केट छोटा है, लेकिन व्यापारी यहां भी है और व्यापार में हमारा हड़हवा फाटक का भी योगदान है। हम पिछड़े हो या पिछड़े ना हो, निर्माण कार्य को बाधित नहीं होना चाहिए और निर्माण कार्य बंद नहीं होना चाहिए। हमारे पास तमाम व्यवस्थाएं हैं, तमाम सुविधाएं, खुद मुख्यमंत्री जी अपनी नजर तमाम विकास कार्यों पर बनाए हैं, लेकिन हम लोग खुद नहीं समझ पाते हैं कि बार बार ऐसी स्थिति क्यों बनती है। 2027 दिसंबर में एक आरटीआई के माध्यम से जानकारी हासिल हुई है कि यह निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा, लेकिन इस तरह से जो कार्य हो रहा है ये तो संभव नहीं है। और निर्माण कार्य जैसे जैसे देर होता जा रहा है वैसे वैसे यहाँ के जो व्यापारी है, यहाँ के जो नागरिक है, वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो चुके हैं। आप देखिए, सड़क पर निकलिए, जगह जगह पानी लगे हुए हैं, जगह जगह पानी लगे हुए हैं, कहीं पानी नहीं आ रहा है, मलबों का ढेर पड़ा हुआ है। मकाने मलबों के ढेर पड़े होने की वजह से लोग अपना निर्माण कार्य नहीं करा पा रहे हैं।
स्थिति बहुत विकट है। और ये सिर्फ फड़ावा फाटक की बात नहीं है, आप हुमायूंपुर से उठाइए, हुमायूंपुर चौराहे से उठाइए और एक्सेस सिंह चौराहे से जाइए, सारी जगह कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अभी एक सम्मानित पेपर आईनेट ने चलाया था एक खबर कि दिन भर में 4 बार जलों का छिड़काव होना चाहिए जिससे धूल धक्कड़ ना हो। लेकिन 4 बार की बात छोड़िए, 2 बार की बात छोड़िए, 1 बार भी पानी का छिड़काव नगर निगम द्वारा नहीं होता है, जबकि इसका बाकायदे धन आवंटित होता है। तो बंदरबांट तो हो रहा है, इसमें कोई 2 राय नहीं है, ठीक है। लेकिन इस बंदरबांट के जद में वह नागरिक और वह बच्चे आ रहे हैं जो रोज अपने काम पर जाते हैं, जो अपने स्कूल पर जाते हैं, उन्हें सांस से संबंधित बीमारियां हो सकती है। इस पर हम आग्रह करेंगे कि प्रशासन इस पर ध्यान दे और कार्यों को, चाहे वो विरासत गलियारा हो चाहे हरावा फाटक, निर्बाध गति से कार्य चलता रहे। अगर व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो व्यवस्था बनाने का काम प्रशासन का है। प्रचुर मात्रा में वो ठेकेदारों को लगाए, व्यवस्था को लगाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे ताकि निर्माण कार्य आबाद गति से चलता रहे। आदित्य जी, आपसे आखिरी सवाल ये है कि इस चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड बहुमत से जीत हुई है, इसका श्रेय आप किसको देना चाह रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यह चरित्र नहीं है कि वो किसी को श्रेय दे या ले। भाजपा एक संगठन है, विश्व की सबसे बड़ी संगठन है। लेकिन यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में त्रिदेव है और उन त्रिदेव में एक देव हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, जिन्होंने इस बार प्रत्यक्ष रूप से पश्चिम बंगाल के चुनाव में हिस्सा लिया, जनसभाएं की और पूज्य महाराज जी की ललकार भारत का एक एक बच्चा सुनना चाहता है, उन्हें एक एक बच्चा जानना चाहता है। और इस नाते पश्चिम बंगाल के चुनाव में योगी जी का बोलबाला रहा और यह चुनाव रोहिंग्या और बांग्लादेशी बनाम भारतीयों का रहा, जिसमें भारतीयों ने अपने प्रचंड बहुमत से यह सिद्ध कर दिया कि भारत की एकमात्र राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही प्रदेश को और देश को विश्व पटल पर एक स्थान दिला सकती है। और इसलिए मैं वहां के मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं। एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, पदाधिकारी होने के नाते मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक भरोसा जताया, एक विश्वास जताया और हम लोग भी उनको भरोसे पर खड़ा उतरने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एसआई न्यूज में इतना वक्त देने के लिए। इम्तियाज अहमद जी आपका और जावेद खान जी आपका, आप लोग हमेशा फील्ड में बने रहते हैं, मैं आप लोगों को देखता रहता हूं और आज आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति आपके चैनल के माध्यम से कर सकूं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।